Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you all are watching Executive Coaching Center's YouTube चैनल भी और उसके साथ साथ Zoom ऑनलाइन वीडियो सेशन भी. स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल पार्ट की तरफ आएंगे और फाइनल पार्ट पे जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि हम डिस्कस करेंगे रिकमेंडेशंस और कुछ मेजर्स जो कि आज की दुनिया को, हमें, आपको, पॉलिटिकल अथॉरिटीज को, रिलीजियस क्लर्जीज को, एकेडेमियाज को, थिंक टैंक को, मीडिया को, सोशल मीडिया के पार्टिसिपेंट को, उन मेजर्स को अडॉप्ट करना है अपने इस कुर्रा अर्ज को या प्लैनेट अर्थ को एक काफी ज्यादा लीथल किस्म की बैटल फील्ड बनने से बचाने के लिए और थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करने के लिए. तो अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जी. हाउ द वर्ल्ड कुड सेव एग्जिस्टिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द मैनस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो एक मैनस है, एक अजाब हमारे सर पे आ गया है, इससे कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा जा सकता है. तो नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडिया कंपेन टू सोशलाइज जर्नल मैसेज या जर्नल मैन, जर्नल पीपल, जर्नल मैसेज इसको कर लेते हैं. टू सोशलाइज जर्नल मैसेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. नाउ व्हाट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें मैंने प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम पे बात की है कि इस्लामी एम्पायर जब 3 बर्रे आज़म तक फैल गई तो जो बेसिक 2-3 मेजर कॉन्सेप्ट्स थे जिनको फॉलो किया जाता था. नंबर 1 अदल यानी जस्टिस फॉर एवरीवन. नंबर 2 इक्वालिटी, बराबरी. और नंबर 3 पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. क्योंकि और माशरे भी हैं, और कौमें भी हैं, और तहजीबें भी हैं, और मजाहिब के लोग भी हैं, तो मिलजुल कर आ जाए. तो अब ये मैस मीडिया कंपेन्स होनी चाहिए कि जर्नल मैसेज को सोशलाइज किया जाए. और इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि हमें अब इस नई ग्लोबलाइज्ड दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन प्रोड्यूस नहीं करने, बल्कि हमें ग्लोबल सिटीजन प्रोड्यूस करने हैं. और ग्लोबल सिटीजन का फिनोमेना क्या है? जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को द नेशन ऑफ नेशंस कहा जाता है. मोर देन 100 नेशनैलिटीज के लोग अमेरिकन नेशनल भी हैं, ड्यूल नेशनैलिटी है, अमेरिका में रहते हैं. और अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है. सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉट, जहां पर बहुत सी डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग एक जगह पर काम कर रहे हैं और कोएग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं. अब चूंकि मौजूदा जो दौर है इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो मीडिया के थ्रू होता है. किसी दौर में प्रिंट मीडिया में होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में हो रहा है. तो अब मीडिया कंपेन और मीडिया का ही एक बेहतरीन रोल भी यहाँ पर होना चाहिए कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर कराया जाए. और उसको इंश्योर तभी कराया जाएगा जब जर्नल मैसेज लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को जाकर इस चीज की इंपॉर्टेंस का बताया जाएगा कि आपको को एग्जिस्ट करना है, मिलजुल के रहना है और अपने इख्तलाफात को पीसफुल सेटलमेंट की तरफ लेके जाना है, ना कि कोर्सिव मेजर्स अडॉप्ट करने हैं या सख्ती के साथ चीजों को डील करना है. क्योंकि जब आप कोरियन की तरफ जाते हैं, सख्ती की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से जंग के ट्रिगर होने की जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है. रोल ऑफ यूएनओ एंड आईजीओस टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अमंग अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड. ये बहुत बड़ी बात है. अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड भी कह सकते हैं, अंडर डेवलप्ड स्टेट्स भी कह सकते हैं. उसकी रीजन ये है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यूएनओ के बनने का कोई मकसद था. जब लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है, दूसरी जंग अजीम हो जाती है, कि लीग ऑफ नेशन पहली जंग अजीम के बाद बनाई गई थी 1919 में, और जब ये दूसरी बड़ी जंग को रोक नहीं सकती, इसका मतलब फेल हो गई, तो फिर यूएनओ को बनाया गया.
तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस है वो दुनिया को यूनाइट करके और इनके मामलात को पीसफुली सेटल करना है, एक फोरम प्रोवाइड करना है। वर्ल्ड जर्नल असेंबली है, ग्लोबल असेंबली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स अगर आप यूएनओ को देखें तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसका आजकल तो कोई खास किरदार नहीं है, फिर उसके अलावा अगर आप देख लें तो उनका एक अपना सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है। उसके अलावा अगर आप अदर ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ को देखें तो उनकी कुछ ड्यूटीज हैं। इसी तरह यूएनओ की एजेंसीज हैं, फर्दर एजेंसीज हैं जो कि पूरी दुनिया में काम करती हैं। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर यूएनओ की फर्दर एजेंसीज में अगर आप जाके देखें तो आपको यूनिसेफ मिलता है, यूनेस्को मिलता है, इनका पूरे दुनिया में एक रोल है। इसी तरह आईजीओज हैं, इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी गवर्नमेंट जिनको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, जिसमें आईएमएफ आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, डब्ल्यूटीओ आता है। तो ये बड़े इदारे जो कि रजिस्टर्ड इदारे हैं, ग्लोबल लेवल पर हैं, फिर रीजनल लेवल पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इदारे हैं इस तरह के, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपना रोल प्ले करना चाहिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए, और ज्यादातर बेहतरी जो है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए अंडर डेवलप्ड नेशंस में, क्योंकि अंडर डेवलप्ड नेशंस के बारे में अगर आप गौर से देखें तो ये वो नेशंस है, वो कंट्रीज हैं, वो मुमालिक हैं जहां पर काफी हद तक जो डिवीजन है वो कैटेगराइज हो चुकी है, क्योंकि गुर्बत ज्यादा है, तालीम नहीं है, जहालत ज्यादा है, तो आइडियोलॉजिकली डिवाइड हैं लोग, एथनिकली डिवाइड हैं, लिंगुअल डिवीजन्स हैं, फिर इन चीजों को यूज किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है जब ये चीजें बहुत ज्यादा पेस के साथ एक सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, तेजी के साथ फैलती हैं, जंगल की आग की तरह फैलती हैं, तो ट्रेंड सेट हो जाता है और फिर कौमें एक दूसरों के साथ कोएग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती। मेजर ग्लोबल इश्यूज लाइक सीरिया, कश्मीर, यमन, पैलेस्टाइन, म्यांमार, अफगानिस्तान शैल बी रिजॉल्व डिप्लोमेटिकली। यानी हमें एक और काम भी करना है कि जो मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है, बाय एनी मींस रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये वो हॉट स्पॉट्स हैं, ये वो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जो गेम सेटल्ड की जाती है। ग्रैंड चेस बोर्ड को अगर आप देखा जाए तो ग्लोबल ग्रैंड चेस बोर्ड पे ये वो लूप होल्स और वो एरियाज हैं जिसकी वजह से किसी भी वक्त एक बड़ी जंग ट्रिगर हो सकती है, आइडियोलॉजिकली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। उसके बाद देखते हैं जी, international efforts to promote education, democratization and global governance। ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोविड-19 के आज के दौर में देखें तो ये ग्लोबल गवर्नेंस की एक बड़ी मुंह बोलते सबूत है कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया गया, फिर डब्ल्यूएचओ के अंडर, यूएनओ के अंडर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, डब्ल्यूटीओ ने कुछ इकोनॉमिक बैरियर्स भी बनाए, फिर मुमालिक की हद बंदी की गई, कैटेगराइजेशन की गई, फिर पूरी दुनिया में इस बीमारी को असेस किया गया कि किस हद तक ये डैमेजिंग होगी, फिर इसके वैक्सीनेशन के लिए दुनिया इस पे काम कर रही है। वो कि इस कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सी थेरीज, कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो जब ग्लोबल गवर्नेंस होती है, कलेक्टिव अप्रोच होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल के काम करती है, तो बहुत सी चीजों का हल निकल सकता है। इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, यानी लोगों की तालीम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौमों की तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस का मतलब होता है कि लोगों को हक दिया जाए अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करने का, और जब वो अपनी मर्जी का इजहार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जो नुमाइंदे लोगों के होते हैं वो उनसे किसी एजेंडे और किसी मंशूर के तहत वोट लेते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है जिसकी बड़ी जरूरत है। उसके अलावा देखा जाए वर्ल्ड लीडर्स should devise methodology to denuclearize the globe। ये बहुत बड़ी बात है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए बड़े मुल्कों को रोल
رول ادا کرنا پڑے گا, جس طرح امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, یو کے ہے, یہ بڑے سٹیک ہولڈر جن کو P5 کنٹریز بھی کہا جاتا ہے, جو سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرز ہیں, ان کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا اور خود بھی جو ہے اپنے نیوکلیر ویپنز کو کم کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, اور باقیوں کے لیے مثال بنانی پڑے گی, بلکہ ملٹری پرپس کے نہیں سیویلین پرپس کے لیے نیوکلیر انرجی کو یوز کیا جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے نیوکلیر ویپنز, اور نیوکلیر ویپنز بھی ٹریگر کرتے ہیں وار کو, جہاں تک یہ ٹیٹر کرتے ہیں وار کو روکتے ہیں, وہاں یہ ایکسپیکٹنسی بڑھا بھی دیتے ہیں. Cross national collective cultural events should be organized to unite different regions and identities. It is the only point جس کے اوپر میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ جب ملٹیپل کلچرز, ملٹیپل نیشنلٹیز, ملٹیپل ایتھنک اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ انٹرنیشنل کانفرنسز میں, ڈفرنٹ کلچرل ایونٹس میں, اسپورٹس ایونٹس میں, گلوبل اسپورٹس ایونٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں, ایک دوسرے کے ممالک میں آتے جاتے ہیں, اپنا کلچر, اپنا ایکسپوجر شیئر کرتے ہیں, تو لوگوں کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے, جس سے کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے. قومیں دوسری قوموں کو جہاں میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, اپنے اپنے ملکوں کے پولیٹیکل ایلیٹس کے نیریٹو کی وجہ سے برا سمجھتی ہیں, اس سے بچا جا سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں اسلاموفوبیا ہے, جب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا, مسلم کنٹریز کے لوگ وہاں جائیں گے, وہ یہاں پہ آئیں گے, تو ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے, اور یہ آج کے اس گلوبلائز ورلڈ کی بڑی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, ہمیں اس طرف جانا چاہیے. آل میجر militarized territories of the world shall be closed immediately. ڈی ملٹرائزیشن کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا دنیا کے بہت سے محاذ ایسے ہیں جہاں پر امریکہ کی ملٹری ہے, اور ملکوں کی ملٹری ہے. اسی طرح اگر آپ دنیا کے بڑے پانیوں میں دیکھیں, ہائی سیز میں دیکھیں, تو آپ کو 11th فلیٹ تک امریکہ کے نظر آتے ہیں. اس طرح آپ چائنیز فلیٹس بھی نظر آتے ہیں. تو یہ دنیا کو انہوں نے بیسیکلی پورے کا پورا ایک بیٹل فیلڈ بنایا ہوا ہے چند بڑے ممالک نے. اس وجہ سے بھی رسک لیول ہر وقت بڑھتا رہتا ہے, کیونکہ obvious ہی بات ہے, جس طرح آپ اسٹیٹ آف ہارمز میں دیکھ لیں, بے آف بنگال کی طرف دیکھ لیں, تو امریکن فلیٹ وہاں پر ہائی سیز میں موجود ہے, جس سے چائنا کو ریزرویشن ہے کہ اس ریجن میں چائنا کی سرویلنس کی جا رہی ہے, اور ممالک کو ہے, اس طرح ایران کو ہے, اس طرح اور ممالک کی سرویلنس جب کسی اور سیٹلائٹ سسٹم سے ہوتی ہے, تو پھر بھی کانفیڈنس جو ہے وہ مسٹرسٹ جو ہے وہ وہیں پر ایگزسٹ کرتا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے جب فرینچ اور برٹن نیشنلز کو یہ پتا چلا کہ امریکن CIA تھرو موبائل فون, تھرو اینڈرائڈ ایپلیکیشن, انڈیویجول پرسنز کی بھی سرویلنس کر رہی ہے, ریکی کر رہی ہے, اور جاسوسی کر رہی ہے, اسپائنج کر رہی ہے, تو انہوں نے بہت زیادہ ریزرویشن شو کی, اور دنیا کے بڑے پرنٹ میڈیا نے اس کو پبلش کیا, الیکٹرانک میڈیا پہ اس پہ ڈیبیٹ آئی, اور فرانس اور UK نے کافی ریزرویشن شو کی. کیوں؟ جب آپ اس طرح کے بڑے ممالک یہ اقدامات کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں, تو پھر ریزرویشن بڑھتی ہے, مسٹرسٹ بڑھتا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ تو چیزیں ہم نے میجر پوائنٹس پچھلے 3-4 لیکچرز میں پڑھے, برین اسٹارمنگ کچھ کی, کچھ میں نے پوائنٹس آپ سے شیئر کیے. پوائنٹس آپ کو بھی برین اسٹارم کرنے چاہیے, اچھا لٹریچر پڑھنا چاہیے, تاکہ اور پوائنٹس اس میں آپ ایڈ اپ کر سکیں. اب آتے ہیں کلسٹرنگ اینڈ پرائورٹائزنگ. اب کیا ہوتا ہے جب ہم فائنل آؤٹ لائن بناتے ہیں, تو اتنا سارا مٹیریل تو اس میں نہیں آ سکتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹہ آپ رف ورک کرتے ہیں, باقی کے 2 گھنٹے آپ نے لکھنا ہوتا ہے, تو 3 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. یا بعض کا اگر آپ کو 2 گھنٹے میں انگلش ایسے لکھنا ہے, اس کا پھر 1500 یا 2000 ورڈز ہوتے ہیں. بعض کا کچھ ایسے ایگزام میں آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں جس میں 1000 ورڈز کا ایسے ہوتا ہے, 45 منٹس ٹو 1 آورز کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے 15-20 منٹ ہی برین اسٹارمنگ یا رف ورک کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد نیٹ ورک میں اب آپ نے کام کی بات کرنی ہے, جس کے اوپر آپ گیون ٹائم پیریڈ میں لکھ بھی سکیں. تو میں نے اس کو ایک فائنل آؤٹ لائن بنائی ہے, اور یہ دیکھیے گا میں نے کس طرح اپنے ہی پوائنٹس کو, جو پرائورٹائز پوائنٹس سے ان کو پہلے لکھا ہے, اور جو ان کے ساتھ ملتے جلتے پوائنٹس ان کو کلسٹر کر لیا, بجائے زیادہ بڑی آؤٹ لائن بنانے کے چند پوائنٹس میں ساری کی ساری بات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی.
पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, वैसे ही चलेगा। और तीसरा अब हमारा पहला वेरिएबल आता है और तीसरी हेडिंग है हाउ कुड द एग्जिस्टिंग पॉलिटिको इकोनॉमिक फैक्टर लीड अस टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अब उसमें देखें जी, मैंने 2-3 पॉइंट्स को इकट्ठा किया। फेलियर ऑफ यूएनओ टू रिजॉल्व इश्यूज लाइक ईरान, यमन, कश्मीर, पैलेस्टाइन, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। अगला है वर्ल्ड लीडर्स आर प्रमोटिंग नेशनलिज्म रादर देन ग्लोबल कम्युनिटी। इसको ग्लोबैलिटी भी कहते हैं। Wave of Islamophobia and conflicts of identity, politico-economic ideologies and excessive regionalization, ये मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था। Resurgence of phenomena of clash of civilization, division of east and west, ये 2-3 पॉइंट को इकट्ठा किया है। The world is witnessing revival of economic nationalism, new economic war zones in Europe, Asia Pacific, Asia Minor and Africa. It is basically Asia Minor. US-China trade war and establishment of new military zones by major world powers. Nuclear proliferation, advancement in military affairs and competition of Star Wars. Star Wars का concept basically Cold War era से हमें मिलता है, जिसका मतलब ये है कि जमीन पे तो जंग हो रही है, अब आसमान पे आप डिफरेंट किस्म की सैटेलाइट्स भेजते हैं। इसी तरह अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है वो थ्रू सैटेलाइट है, यानी अमेरिका पे अगर कोई मुल्क हमला करता है तो अमेरिका उस मुल्क पे सैटेलाइट के थ्रू जो उसने मिसाइल लगाए हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन, उससे डायरेक्ट हमला करेगा, तो उसको स्टार वॉर भी कहते हैं। मीडिया, नॉन प्रोफेशनल कैंपेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉर एंड यूज ऑफ हार्प टेक्नोलॉजी बाय यूएसए, ये 2-3 पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्लस्टर किया हुआ है। न्यू ग्रेड गेम इन मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये न्यू ग्रेड गेम का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। फेलियर ऑफ एकेडेमिया, ग्लोबल रिलीजियस क्लर्जी एंड एंटी सिविलाइज्ड कम्युनिटी टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी आउट ऑफ द डार्कनेस ऑफ इवल्स एंड सिविलाइज्ड कम्युनिटी। सॉरी, ये भी पॉइंट आपने 2-3 पॉइंट देखे होंगे जिसको मैंने यहाँ पर क्लस्टर किया। उसके बाद जो आज हमने पॉइंट पढ़े हैं कि हाउ, कैसे हम इस थर्ड वर्ल्ड वॉर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या इस ह्यूमन सिविलाइजेशन को इस आने वाली जंग से बचा सकते हैं। नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डेवलप, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर देते हैं, to develop and execute policies by UNO to resolve long-standing political issues. World leaders should promote global coexistence and collective approach to make their world livable, to make the world livable. उसके बाद अगला पॉइंट है, इस्लामिक कंट्रीज शुड काउंटर द रॉन्ग नोशंस ऑफ इस्लामोफोबिया बाय प्रोजेक्टिंग ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, इस्लामिक प्लूरलिज्म ग्लोबली. वर्ल्ड कम्युनिटी शुड अवॉइड civilizational clash by organizing multicultural programs and promoting diversity as beauty. obviously बात है, diversity बुरी चीज नहीं है, diversity तो खूबसूरती है। जिस तरह आपको बाग में जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के फूल नजर आते हैं, इसी तरह आप खुराक में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का गोश्त खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फल खाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस हैं, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की नेचुरल एग्जिस्टेंस है, पहाड़ है, मैदान है, प्लेटोज हैं, समंदर है, टेरेन्स हैं, सेमी रेनफॉल एरियाज हैं, फुल रेनफॉल एरियाज हैं। इस तरह की अगर आप दुनिया को देखें तो डाइवर्सिटी इज अ ब्यूटी. रिवाइवल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी टू सपोर्ट अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड रादर देन प्रमोटिंग इकोनॉमिक नेशनलिज्म, बिल्कुल ऐसी बात ही है कि आप इकोनॉमिक नेशनलिज्म, बेसिकली इसको मर्केंटाइलिज्म भी कहते हैं, कि अपनी ही नेशन की इकोनॉमी को प्रमोट करना है रादर देन ग्लोबल डेवलपमेंट के. बोथ यूएस एंड चाइना शुड अवॉइड ट्रेड वॉर्स एंड बिल्डिंग आइसोलेटेड इकोनॉमिक जोन्स. अब चाइना और अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा सकते हैं, ये तो सारी दुनिया इस पे बात कर रही है, हमने भी बात की है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय हाउ के एक आइसोलेटेड इकोनॉमिक जोन्स की बजाय कलेक्टिवली ये दोनों मिलके दुनिया की चीजों को, दुनिया की इकोनॉमी को, दुनिया के इश्यूज को, दुनिया के नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखें. strict measures to denuclearize the whole world and use of nuclear technology for civilian purposes, ये भी मैंने आपसे बात की. establish competitive services to reform media, non-professional campaign
strict rule of law to restrict hybrid war and harp technology. बिल्कुल ये ग्लोबल लेवल पर इस तरह का रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसको यूएनओ को अपना इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए. पॉलिसीज इन मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स फॉर restricting scarcity of natural resources, reforming in academia, global religious clergy and civilized community to bring humanity out of the darkness of evils. ये हमारे सारे के सारे पॉइंट आपके सामने आ गए. उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो फिर मैं डिटेल में हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन इस पे भी बात करूंगा. ये ऑलमोस्ट एक आपकी फाइनल नीट आउटलाइन है और इसमें जितने पॉइंट सब हेडिंग्स में लिखे हैं इस पे हर एक पॉइंट के ऊपर आपने डिटेल में एक पैराग्राफ लिखना होता है 120 वर्ड से लेके 140 वर्ड्स का. बहुत कम भी अगर आप वर्ड्स लिखते हैं तो 95 वर्ड्स आपके एक पैराग्राफ में होने चाहिए टू 130 वर्ड्स. इसी तरह फिर आप हर वेरिएबल के 7-7 8-8 सब हेडिंग्स के ऊपर 7-7 8-8 पैराग्राफ जब लिखते हैं तो फिर कोलेक्टिवली कोई 1800-2000 वर्ड्स बनते हैं, जिसमें फिर इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और कंक्लूजन इन 3 पैराग्राफ्स के वर्ड्स को ऐड करके ऑलमोस्ट 2500 वर्ड्स बन सकते हैं. और अगर आपने कम वर्ड का एग्जामिनर आपसे ऐसे डिमांड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी आउटलाइन को ही एडजस्ट करना होता है, आउटलाइन को ही ट्रिम करना होता है. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला हम एक आधा और जो बड़ा ही हॉट टॉपिक है आज कल चल रहा है उस पर मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम डिटेल में बात भी करेंगे. उसके साथ साथ एक और चीज जो बड़ी ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप लोगों ने अपने लेवल पर कोशिश ये करनी है कि डेली बेस पर 2 या 3 आर्टिकल नेशनल और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर जरूर पढ़ने हैं. इसके लिए आप जो अखबारात हैं अगर डेली बेस पर पढ़ेंगे तो डॉन पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान टुडे पढ़ सकते हैं, और अगर आप वीकली बेस पर या 15 डेज बेस पर यानी मंथ में 2 दफा कोई ऐसा चाहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर बता दिया जाए तो उसके लिए द कटिंग एज के नाम से एक आता है, फ्राइडे टाइम्स के नाम से एक आता है. इन पे पूरी डिटेल होती है, ग्लोबल और नेशनल इश्यूज इवन रीजनल इश्यूज के बारे में भी होती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं. इसके साथ साथ एक चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो सीएसएस में ऐसे राइटिंग है इट इज अ ऑन गोइंग जर्नी. ये वक्त के साथ साथ आप डेवलप भी करते जाते हैं, वक्त के साथ साथ नॉलेज भी इकट्ठा होता जाता है, वक्त के साथ साथ आपके बहुत से एरियाज भी कवर होते हैं. इंग्लिश ऐसे की प्रिपरेशन के दौरान आपको एक फायदा ये होता है कि आपके पास कंटेंट और नॉलेज बड़ा अच्छा आ जाता है. आपको लिखना यानी मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग, एक्सप्रेसिव राइटिंग की जो टेक्निक्स है सिर्फ वही सीखनी होती है. फायदा इसमें ये होता है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स काफी हद तक काम आते हैं, कंपलसरी के कुछ सब्जेक्ट्स काम आते हैं जिनका सिलेबस आपने डिफरेंट बुक्स रेफरेंस बुक्स में से पढ़ना होता है, तो वो नॉलेज भी आपके लिए बड़ा ज्यादा फायदेमंद होता है. जिस तरह पाकिस्तान में अभी सीएसएस और पीएमएस का जो सिलेबस है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का, ये अपडेटेड है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि कोई ना कोई टॉपिक आपका इंग्लिश ऐसे में भी कवर हो. मेरी अपनी भी जो मेथोडोलॉजी है वो बजाय ट्रेडिशनल वे से ऑलरेडी जो टॉपिक आ चुके हैं उन पे काम करने के बजाय नए एरियाज के ऊपर काम करने की है. इससे ये होता है कि आप प्रिपेयर्ड होते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में कि अगर एग्जामिनर बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट किस्म का पेपर भी आपको दे देता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. एक और चीज जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि प्रोवर्बियल ऐसे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. जरूर करने चाहिए, क्योंकि प्रोवर्बियल एसेज में भी बहुत ज्यादा मार्जिन होता है अच्छे नंबर हासिल करने का. जिस तरह मॉडर्निटीज एंड अनएंडिंग प्रोसेस की 2015-16 में आया था, और फिर इसी तरह हर साल 2-2 3-3 प्रोवर्ब उसने दिए होते हैं. इसके ऊपर भी हम कुछ 2-3 ऐसे इंशाल्लाह करेंगे ताकि एक स्टाइल आपको पता चल जाए कि जब प्रोवर्ब आपको दिया जाता है उस पर आप कैसे 2500 to 3500 वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं. प्रोवर्ब को हम जो मेथोडोलॉजी के पॉइंट स्टेप्स करते हैं 1 2 3 4 5 11 स्टेप्स तक करते हैं, तो किस तरह उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली उसमें कैसे उसके मेन सेगमेंट्स को देखना है, कैसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, कैसे उस आइडिया को एक्सट्रैक्ट करना है, मेजर फीचर्स देखने हैं, थिंकिंग पैरामीटर डेवलप करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रफ आउटलाइन बनानी है, फिर उसको प्रायोरिटाइज करना है. तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीजों पे
پھر ہمارا ڈیٹیل میں ایک پرووربیل ایسے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے, اور کچھ اور نئے ٹاپک ہیں اس طرح نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ سے ریلیٹڈ ہے, کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ہے, انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. سو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ و ناصر.